नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 156वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। और जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में हम आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर नहीं करते, उनके साथ जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको भी साथ साथ में कवर करते हुए चलते हैं। ये हमारी इस सीरीज की 156वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाई गई विधि अधिकतम कितने समय तक प्रवर्तन में रहती है। देखिए, राज्य सूची पर संसद भी कानून बना सकती है, लेकिन कब? जब उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का या राष्ट्रीय हित का घोषित किया जाए। और राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का या राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार किसको है? वो है आपके राज्यसभा को, और ये करती है राज्यसभा आर्टिकल 249 के तहत। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बना कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, ताकि संसद उस पर कानून बना सके। यह है आपका आर्टिकल 249। इसके तहत जो कानून बनाया जाता है वो आपका 1 साल तक अधिकतम रह सकता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, दो बातें हैं, दोनों को समझते हुए चले। जैसे एक बार कानून आपका बन गया, तो जब ये बना है वहां से लेकर के 1 वर्ष तक ये कानून बना रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा। 1 साल के बाद आपको फिर संसद का इसे अनुमोदन प्राप्त करना होगा, यानी संसद से पारित होना होगा। फिर ये 1 साल के लिए आगे बढ़ जाएगा। तो एक बार में अधिकतम 1 साल, और 1-1 साल करके आप कितना भी इसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर इस कानून को 1 साल पूरा हुआ और संसद का समर्थन नहीं मिलता है, तो संसद के समर्थन अगर नहीं मिलता है तो अधिकतम ये 6 महीने तक अपना बना रहेगा। जैसे 1 साल लागू रहा, अब इसे आगे नहीं बढ़ाया गया, तो केवल 6 महीने के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगा। इन दोनों बातों को याद करना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा अधिकतम एक बार में कितने समय तक रहेगा, आप 1 साल कहेंगे। और क्वेश्चन आएगा बिना संसद के समर्थन के कितने साल तक रह सकता है, तब आप आधा साल यानी 6 महीने को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है। तो आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, इनको लेकर के लगातार सवाल आते हैं, और कई बार हमने इस सीरीज में इन लड़ाइयों के बारे में बात करी है। जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है, यह सबसे महत्वपूर्ण आंग्ल मराठा युद्ध है। इसी युद्ध के बाद जो मराठा पेशवा का पद था उसे खत्म कर दिया जाता है। यह आखिरी आंग्ल मराठा युद्ध था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध आपका हुआ कब था? यह आपके 1817 से 1819 के बीच में हुआ। इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय जो गवर्नर जनरल था वो हेस्टिंग था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ये केवल हेस्टिंग है, इसको ध्यान रखना। ये वाला जो हेस्टिंग है, ये आपके 1813 से लेकर के 1823 तक यहां पर गवर्नर जनरल के पद पर रहता है। इसी के काल में आंग्ल गोरखा युद्ध भी होता है। इसी के काल में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा वाला सही है। पहला, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया था। तो पहला आपका जो प्रश्न बना, देखिए ये भी पेपर में आया है, और एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन आपके जुड़े हुए हैं। पहला, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? विनोबा भावे ने। कब किया? 1951 से किया। डेट सहित याद कर लेंगे। कहां से किया? तब का आंध्र प्रदेश, आज का तेलंगाना, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से किया था। ठीक है, पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, 1957 में भूदान आंदोलन ने ग्राम दान आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। ये एक नया फैक्ट है, इसको नोट डाउन करना। जो भूदान आंदोलन था, इसी का जो दूसरा चरण माना जाता है, जो अगला चरण माना जाता है, वो ग्राम दान आंदोलन को माना जाता है। और ये इसमें धारण हुआ, इसमें परिवर्तित हुआ था 1955 में, ना कि 1957 में।
तो आपको सही वाला बताना है, केवल पहला वाला आपका सही है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? फिर से आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, चलिए देखते हैं इन दोनों में से कौन सा वाला सही है। पहला, भारत में एकल एकीकृत न्याय प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण करी गई है। यह आपका बिल्कुल सही है। भारत में जो न्याय प्रणाली है वो एकीकृत है, यानी जो पावर का संचार होता है वो ऊपर से नीचे की ओर है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स होती हैं और फिर उनके नीचे अधीनस्थ कोर्ट होती हैं। ये प्रावधान हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। दूसरा, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए, उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना करी गई, अगर आपसे स्थापना पूछेगा तो वो होती है संविधान लागू होने के साथ 26 जनवरी 1950। लेकिन अगर उद्घाटन पूछेगा तब आप 28 जनवरी को टिक करेंगे। तो सेकंड वाला भी सही है। आपको सही बताना था, तो यहां पर आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। आजाद भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में बात करें तो डी.वाई. चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये 50वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नवंबर 2024 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? तो संविधान सभा को लेकर के कुछ विद्वानों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति है जिसका नाम है ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन इसका पूरा नाम है, और इसी ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसका कथन है? ऑस्टिन का कथन है। जब हमने संविधान डिटेल सीरीज में कवर किया था, उसमें भी हमने इस टॉपिक को देखा था कि किस किस व्यक्ति ने संविधान सभा के बारे में क्या कहा है। एक व्यक्ति है आइवर जेनिंग्स, उसने कहा, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। ये किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने। जो ग्रेनविल ऑस्टिन है उसका स्टेटमेंट कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन। यही आपका प्रश्न था। अगला जो स्टेटमेंट था विस्काउंट का था कि संविधान सभा को इसने हिंदुओं की सभा कहा। इसके बाद विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट आता है कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। तो ये चार इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ये थे आपके बी.एन. राव। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा को लेकर के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। संविधान सभा के जो सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार पूछे या कानूनी सलाहकार पूछे, आप बी.एन. राव का नाम यहां पर टिक करेंगे। लेकिन कुछ समितियां बनाई गई थी संविधान सभा के अंतर्गत, उसमें एक समिति थी सलाहकार समिति। तो अगर क्वेश्चन होगा संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आप सरदार पटेल पर टिक करेंगे। संवैधानिक सलाहकार कौन है, तब आप बी.एन. राव कहेंगे, और सलाहकार समिति के प्रमुख कौन थे, तब आप सरदार पटेल पर टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? देखिए, वंदे मातरम जो गीत है उसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, लेकिन यहां पर गीत की बात नहीं कर रहा है, यहां पर समाचार पत्र की बात कर रहा है जिसका नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम समाचार पत्र, इसको जो निकालने का काम किया, इसको जो शुरू किया था वो विपिन चंद्र पॉल ने किया था, लेकिन इसके जो संपादक थे वो अरविंद घोष थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1905 में विपिन चंद्र पॉल इसकी स्थापना करते हैं और इसका संपादन अरविंदो घोष करते हैं। ठीक है। अरविंद घोष को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें कई बार हमने कवर किया है, दोबारा से उनको यहां पर रिवाइज करते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, अरविंद घोष को किस केस में गिरफ्तार किया गया था? इनको अलीपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। इनका बचाव इस केस में किसके द्वारा किया गया? इनका जो केस लड़ा था वो C.R. दास ने लड़ा था। ठीक है, जो चितरंजन दास थे इन्होंने लड़ा था। जब ये इस केस में से बरी हुए, बरी होने के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया, पौंडुचेरी में ये चले गए और वहां पर इन्होंने एक आश्रम की स्थापना करी, जिसको लेकर बहुत बार सवाल आता है, ऑरविले आश्रम
किसने बनाया था, कहाँ बनाया था? इन्होंने बनाया था पौंडुचेरी में 1916 में। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं और हैं, जैसे युगांतर, कर्मयोगी, धर्म और साथ में वंदे मातरम को याद कर लीजिए, जिसका संपादन इन्होंने किया था। इनकी एक पुस्तक भी है जो पेपर में पूछी गई है, लाइफ डिवाइन। किसकी किताब है? इन्हीं की किताब है। इनकी आत्मकथा है बेसिकली लाइफ डिवाइन। इसके अलावा एसेज ऑन गीता, ये भी इन्हीं की रचना है। सावित्री इन्हीं की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा करी गई थी? तो देखिए, ऑल इंडिया हरिजन संघ, इसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा करी गई। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में एक समझौता होता है, जिसे हम कहते हैं पूना समझौता। पुणे समझौते के बाद महात्मा गांधी दलितों के उत्थान के लिए एक संस्था बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं अनटचएबिलिटी लीग, और इसी लीग का बाद में नाम परिवर्तन होता है हरिजन सेवक संघ या हरिजन संघ इसको कहा जाता है। 1932 में बना था, महात्मा गांधी ने बनाया था। एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए, दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो भी महात्मा गांधी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से किसने यह कहते हुए कि कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत ही सूक्ष्म भाग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो कांग्रेस के बारे में अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दिए थे। एक स्टेटमेंट कांग्रेस के बारे में कि यह एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है, किसने कहा था? ये कहा था उस व्यक्ति ने जो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय था। सही आंसर हो जाएगा डफरिन। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। देखिए, डफरिन का कथन जो था, डफरिन का कथन था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, यानी एक छोटे भाग का ये प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन का भी एक स्टेटमेंट है जो पेपर में आता है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा। अरविंद घोष ने भी कांग्रेस को लेकर के स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। किसने कहा? अरविंद घोष ने कहा। कांग्रेस को स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने, और कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कई सारे स्टेटमेंट हैं जिसमें से प्रमुखों को हमने यहां पर कवर किया। अगला, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी? देखिए, मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था ये आपके 1908 में घटित होता है। अप्रैल 1908 में ये घटना हुई। इस घटना में जो मुजफ्फरपुर के डीएम थे, किंग्सफोर्ड उनका नाम था, उनके ऊपर बम फेंका गया था उनकी हत्या करने के लिए। दो व्यक्ति इसमें प्रमुख रूप से शामिल थे, एक थे आपके प्रफुल्ल चाकी और एक आपके खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को इस केस में फांसी की सजा दी गई। अगस्त 1908 में इनको फांसी दी गई और ये सबसे कम उम्र के भारतीय थे जिनको फांसी की सजा दी गई। किसके केस में दी गई? तो किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था उसमें दी गई। जो इनके साथी थे प्रफुल्ल चाकी, ये आत्महत्या कर लेते हैं। तो दोनों को आपने याद करना है। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें फांसी दी गई। नेक्स्ट है, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो युवा बंगाल आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। डेरोजियो को लेकर के दो बातें आपने और याद करनी है। पहली बात तो यही हो गई युवा बंगाल आंदोलन। इसके अलावा दो बातें और हैं। पहली, इन्होंने ईस्ट इंडिया नाम से एक पत्रिका भी निकाली थी, इसको याद करना है। ईस्ट इंडिया पत्रिका किसने निकाली थी? इन्होंने ही निकाली थी। और दूसरी बात, आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति के द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? तो हमारी जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा होगी। संविधान सभा में यह फैसला किस समिति ने लिया था सितंबर 1949 में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया था। देखिए, ये जो फैसला लिया था ये नियम तथा प्रक्रिया समिति के द्वारा लिया गया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा बनी थी, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है।
हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव था वो किसने पेश किया था? वो किया था गोपाल स्वामी अयंगर ने। इसका समर्थन किया था शंकरराव देव ने। देखिए, समितियां फैसले लेती थी, अंततः उनको फिर टेबल पर लाया जाता था और उसके ऊपर फिर चर्चा होती थी, प्रस्ताव आता था, चर्चा होगी, फिर वो पारित होगा सर्वसम्मति से। इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो समिति कौन सी थी जिसने फैसला लिया? नियम तथा प्रक्रिया समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिनकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को होती है, इनको मौन क्रांति कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो पंचायती राज व्यवस्था है, उससे पहले भारत में एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसे 1952 में शुरू किया गया। 5 साल तक ये कार्यक्रम चला और फिर आया 1957 में इसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति बनी, जिसे हम कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। और उसी समिति ने बताया कि ये कार्यक्रम क्यों फेल हुआ और क्या करने से ये सफल हो सकता है। और फिर उसी समिति ने कुछ सिफारिशें करी और फिर बना पंचायती राज व्यवस्था। काफी इंपॉर्टेंट है। उसी को लेकर के एक फैक्ट है कि इसे मौन क्रांति किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? तो देश का जो नया संसद भवन है, इसे कब इसका उद्घाटन किया गया था? इसे किया गया था 28 मई 2023 को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो इसके मुख्य वास्तुकार हैं वो विमल पटेल हैं। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत आपने इनमें से बताना है। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो मानव ने इन्वेंट किए हैं, जो प्रारंभ से हम इस्तेमाल करते हुए नहीं आ रहे हैं, जो हमने इन्वेंट किए हैं, जो एक सीमित मात्रा में हमारे पास हैं, उनको कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जिसमें परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ये सभी शामिल हैं। ये सभी गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ज्योग्राफी वाली क्लास में हमने ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों के बारे में बात करी थी, डिटेल में देखा था। इसी प्रकार संविधान वाली सीरीज में भी हमने संविधान सभा के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, संविधान सभा की समितियों के बारे में डिटेल में बात करी है। नेक्स्ट है, भारत में एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया है। तो भारत में कैसी संघीय व्यवस्था है? भारत में ऐसी व्यवस्था है कि एक मजबूत केंद्र होगा और साथ में अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें होंगी। तो केंद्र मजबूत हो राज्यों के साथ, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने कनाडा से लिया है। इसीलिए आपके पास सवाल आता है कि भारत में संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? तो इस संघीय ढांचा जो हमारा, वो कनाडा के ज्यादा नजदीक है। और अगर कहेगा भारत ने संसदीय व्यवस्था कहां से ली है, तब आप इसे ब्रिटेन पर कहेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मौलिक अधिकारों के बारे में भी हमने डिटेल क्लास में कवर किया था कि कौन कौन से मौलिक अधिकार किस बात से संबंधित हैं। जो आपका आर्टिकल 15 है, यह धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? इसे भारतीय करना। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना, इसकी स्थापना कलकत्ता में होती है और इसकी स्थापना होती है 1767 में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसकी जो स्थापना थी, जैसा हमने कहा, वो कलकत्ता में हुई, लेकिन वर्तमान में ये आपके देहरादून में स्थित है। आपने कमेंट करके बताना है कि इसे कलकत्ता से देहरादून कब लाया गया था। ठीक है, 67 में तो बना था, 1767 में, लेकिन ये कलकत्ता में बना। वर्तमान में ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल्टारो हिमनद किसमें अवस्थित है? तो बाल्टारो हिमनद की बात करें, इस ग्लेशियर की बात करें, तो ये आपके काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। भूगोल वाली सीरीज में जब हमने हिमालय की विभिन्न श्रेणियों के बारे में बात करा, तो उसमें हमने काराकोरम श्रेणी को भी देखा। यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 कहते हैं, वो यहीं पर स्थित है।
और इसी में आपके प्रमुख ग्लेशियर आते हैं, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर है, बाल्टारो ग्लेशियर, बियोफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, वो सब यहीं पर है। और उन्हीं में से एक ग्लेशियर का नाम ले लिया गया। बाल्टारो ग्लेशियर कहाँ है? आप कहेंगे काराकोरम में है। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार इन्होंने बनाई थी, ठीक है। इन्होंने भारत को अपनी तरफ से स्वतंत्र मानकर एक टेम्पररी सरकार की स्थापना करी। इसकी स्थापना ये 21 अक्टूबर 1943 को करते हैं और ये स्थापना इन्होंने सिंगापुर से करी थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। किस स्थान पर करी थी? तब आप कहेंगे सिंगापुर में करी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी हमने डिटेल में बात करी है, जो हमारी राष्ट्रीय आंदोलन वाली सीरीज है, उसको भी आप प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने टॉप जीके एमसीक्यू के 156वीं क्लास को कवर किया और 20 इंपॉर्टेंट और ज़्यादा एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर किया। इस सीरीज के अगर आप सभी क्लासेस को देखेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पूरी सीरीज में देखने को मिलेंगे। अगर आप एक क्विक रिवीजन इन प्रश्नों का करना चाहते हैं तो 4 मास्टर वीडियो अभी तक बन चुकी हैं, जिसमें 2000 क्वेश्चन आप एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।